बेसिकली ये वीडियो जो है ना हमारे पास, ये जो हमने बेसिकली नेज़ल सेप्टम के जो लेक्चर्स थे ना उनकी डिजीज़ के, ये उसका आखिरी पार्ट होने वाला है, ठीक है। और इसमें मैं जो बाकी सारी डिजीज़ जो रह गई थी नेज़ल सेप्टम की उनको डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें आपके पास सेप्टल हीमाटोमा आता है, सेप्टल एब्सेस आता है एंड सेप्टल परफोरेशन। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सेप्टल हीमाटोमा। सेप्टल हीमाटोमा क्या होता है कि आपके पास जो बेसिकली नेज़ल सेप्टम होता है ना, उसमें जो बोन्स या कार्टिलेज होते हैं उसके अंदर आपके पास एक कलेक्शन ऑफ ब्लड आ जाती है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ ब्लड बेसिकली एग्जैक्टली अगर मैं प्रिसाइजली कहूँ तो वो कहाँ पे होती है, इसमें होता ही है कि आपके पास या तो बोन के बेसिकली जो ऊपर की कवरिंग होती है ना उसको हम पेरीऑस्टियम कहते हैं, ठीक है। तो बोन के पेरीऑस्टियम और बोन के दरमियान, यानी जो आपके पास होती हैं वोमर वगैरह, ठीक है, उन बोन्स के दरमियान, या फिर जो सेप्टल कार्टिलेज होता है ना, बेसिकली ज़्यादातर सेप्टल कार्टिलेज में ही होती है कि सेप्टल कार्टिलेज और उसकी ऊपर की कवरिंग जो होती है ना पेरिकॉन्ड्रियम, यानी बेसिकली कार्टिलेज और उसके पेरिकॉन्ड्रियम के दरमियान एक ऐसे आपको पता है कि बोन होती है, ठीक है, या कार्टिलेज और उसके इर्द गिर्द कवरिंग होती है जिसको हम पेरीऑस्टियम या पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं। और इसके दरमियान में ना यहाँ पे, ठीक है, आपके पास इस जगह में जो है ना वो बेसिकली ब्लड का जो है वो क्लॉट बन जाता है, ठीक है, ब्लड कलेक्शन आ जाती है। अब ये होती क्यों है बेसिकली, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई पेशेंट है ब्लीडिंग डिसऑर्डर का, जिसमें ब्लीडिंग टेंडेंसी वैसे ही ज़्यादा है, उसमें कोई प्लेटलेट डिसफंक्शन है या क्लॉटिंग फैक्टर्स का मसला है जिसकी वजह से उसको एक्सेसिवली ब्लीडिंग हो रही है, तो हो सकता है कि यहाँ पे जो उसकी वेसल्स हैं पेरीऑस्टियम वाली या पेरिकॉन्ड्रियम वाली वो ब्लीड कर जाएँ और यहाँ पे हीमाटोमा बना लें। एक तो ये वजह हो सकती है। और क्या वजह हो सकती है, आपके पास ट्रॉमा हो सकता है, ठीक है, ट्रॉमा आपके पास सर्जरी की वजह से भी हो सकता है कि सर्जरी पेशेंट ने की, एसएमआर, ठीक है, या सेप्टोप्लास्टी उसकी हो गई थी, या फिर कोई भी और सर्जरी हुई, ठीक है जी, पेशेंट की, उसकी वजह से यहाँ पे जो था वो बाद में ब्लड कलेक्ट हो गया। और ठीक है, उसके अलावा आपको पता है नेज़ल फ्रैक्चर हमने पढ़ा था, फ्रैक्चर्स के नतीजे में यहाँ पे हीमाटोमा बन जाता है, ठीक है। अब हमारे पास हीमाटोमा बन गया। अब हीमाटोमा का जो पेशेंट होगा ना वो किन क्लिनिकल फीचर्स के साथ आपके पास प्रेजेंट करेगा। सबसे पहली बात तो ये होगी कि जब आप उसको एग्जामिन करोगे ना तो बाईलैटरल नेज़ल स्वेलिंग आपको नज़र आएगी, बाईलैटरल नेज़ल सेप्टल स्वेलिंग, यानी ऐसे आप जब उसकी टिप खास तौर पे एलिवेट करोगे ना तो यूँ आप देख रहे होगे ना ये उसकी तो इस साइड्स पे ना दोनों पे, यहाँ पे भी सेप्टम की और यहाँ पे भी ऐसे एक बड़ी सी स्वेलिंग होगी, ठीक है, जिसकी वजह से पेशेंट को ना नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन की कंप्लेन होगी, बायलैटरल नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन होगा पेशेंट को। आपको यहाँ पे स्वेलिंग मैस नज़र आ रहा होता है जो बेसिकली फ्लक्टेंट सा और मूवेबल सा, ठीक है, ऐसे मास यहाँ पे प्रेजेंट होता है उसकी वजह से। और स्वेलिंग जो होती है ना उसकी वजह से लेटरल वॉल्स आपके पास जो हैं उन पे ये प्रेशर डाल रहा होता है, तो जब नोज़ की लेटरल वॉल्स पे प्रेशर होगा तो पेशेंट को हेडेक भी होगा, नाक बंद बंद सी फील हो रही होगी, ठीक है जी, प्रेशर होगा उसके ऊपर नोज़ के, ठीक है जी। लेकिन और क्या होगा कि पेशेंट साथ में हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा भी बता रहा होगा या कोई सर्जरी की या कुछ ना कुछ आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है, कि बेसिकली सेप्टल हीमाटोमा का पेशेंट है। अब हीमाटोमा में ना आपने ट्रीटमेंट क्या करनी है, ट्रीटमेंट सबसे पहले तो ये है कि आप एक नीडल लेके ना इसको एस्पिरेट कर लोगे, यानी इस पूरे जो हीमाटोमा है ना इसको सक कर लोगे। अगर एस्पिरेशन आपके पास ऑप्शन है, उसके अलावा दूसरा ऑप्शन क्या है कि इंसिजन एंड ड्रेनेज, यानी यहाँ पे छोटी सी इंसिजन दे के ना आपने कट लगा के और इस पूरे हीमाटोमा को यहाँ से कर लेना होता है ड्रेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है बेसिकली, क्योंकि आपने इसको रिमूव करना है। अगर आप इसको रिमूव नहीं करोगे ना हीमाटोमा को, तो क्या होगा कि पेरिकॉन्ड्रियम से बिल्कुल इसका सप्लाई बंद हो जाएगा और इवेंचुअली क्या होगा कि इसकी कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस में क्या होता है कि हो सकता है कि इसके अंदर इन्फेक्शन हो जाए हीमाटोमा के अंदर और एब्सेस बन जाए, या हो सकता है इसकी नेक्रोसिस हो जाए, ये पूरा आपके पास डैमेज हो जाए उसकी वजह से, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। या अगर इसके अंदर फाइब्रोसिस होगी तो परमानेंट सेप्टल थिकनिंग हो जाती है, तो ये सारी इसकी कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाती हैं। तो आपने लाजमी इसको जो है वो बेसिकली यहाँ पे ड्रेन करना होता है, ठीक है। उसके अलावा आप क्या करोगे कि ड्रेन करने के बाद आप इसको एंटीबायोटिक्स भी दे सकते हो, ठीक है, ताकि कोई भी सेकेंडरी इन्फेक्शन जो है ना वो इस रीजन में डेवलप ना हो। तो बस ये इसका ट्रीटमेंट होता है। देन आपके पास आता है सेप्टल एब्सेस। सेप्टल एब्सेस में क्या होगा, सेप्टल एब्सेस आपको पता है कि एब्सेस जो होती है ना वो बेसिकली एक वॉल्ड ऑफ जो है ना वो पूरी एक पस फील्ड सी कैविटी बन जाती है। तो ये सेप्टम के अंदर क्यों बनती है, इसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं, कि इसी तरीके से मैंने आपको बताया कि बेसिकली सेप्टल हीमाटोमा, पहले एक पेशेंट था उसके अंदर सेप्टल हीमाटोमा डेवलप हुआ, उस हीमाटोमा के अंदर इन्फेक्शन हो गया तो ये हीमाटोमा एब्सेस के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो हीमाटोमा लॉन्ग स्टैंडिंग हीमाटोमा हो सकता है अगर अनट्रीटेड हम छोड़ दें। उसी तरीके से आपको पता है कि फ्यूरंकल्स या बॉयल्स होते हैं। फ्यूरंकल्स या बॉयल्स क्या होते हैं कि हेयर फॉलिकल्स जो होते हैं ना उनके अंदर एक इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है, या तो ये वेस्टिब्यूल की स्किन में होता है नोज़ की, या फिर अपर लिप में। यानी आपको पता है कि यहाँ पे नोज़ जो थी ना इसके इतने से पोर्शन ना, ये आपको पता है यहाँ पे वेस्टिब्यूल प्रेजेंट होता है। इस वेस्टिब्यूल के में कोई एयर इन्फेक्शन हो गया, कोई हेयर फॉलिकल इन्फेक्ट हो गया, फ्यूरंकल या बॉयल डेवलप हो गया, वो आपके पास उसका इन्फेक्शन जो था ना वो आहिस्ता आहिस्ता आपके पास सेप्टम के अंदर चला गया और उसने सेप्टम के अंदर एक पूरी एब्सेस बना ली।
ये भी हो सकता है। उसके अलावा कुछ लोगों में जो है वो ये रेयर कॉजेज़ हैं, लाइक टाइफाइड हो गया, ठीक है जी, या फिर मीज़ल्स का इन्फेक्शन, कि ये इन्फेक्शन जो था वो सेप्टम में आ गया और इस इन्फेक्शन ने जो था ना वो आपके पास एक पूरी एब्सेस बना दी। अब एब्सेस के क्या फ़ीचर्स होंगे? एब्सेस वाले पेशेंट में भी यही होगा कि एक बायलैटरल सी नेज़ल स्वेलिंग होगी, ठीक है, और उसकी वजह से बायलैटरल नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन होगी। लेकिन जो इसका स्ट्राइकिंग फ़ीचर है ना, जो डिफरेंट है, वो ये होता है कि आपको पता है इतनी बड़ी एब्सेस है, तो ज़ाहिर बात है यहाँ पे इन्फ्लेमेशन है और इसके साथ साथ पेशेंट को फीवर होगा, और फीवर हाई ग्रेड फीवर होता है, साथ में पेशेंट को चिल्स भी होते हैं, ठीक है, इसके साथ एसोसिएटेड, और पेशेंट को पेन बहुत ज़्यादा होगा, पेनफुल और टेंडरनेस होगी, यानी खास तौर पे इवन अगर आप नेज़ल ब्रिज को भी हाथ लगा रहे हो ना तो उसमें भी टेंडरनेस है, ठीक है। इसी तरीके से आपको फ्लक्टेंट सा मास भी नज़र आ रहा होता है। उसके अलावा पेशेंट को साथ में हेडेक भी हो सकता है, ठीक है, प्रेशर की फीलिंग इसी तरीके से होगी। और इसमें आप क्या करोगे कि बेसिकली आपने जो है वो पेशेंट का ट्रीटमेंट करना है। ट्रीटमेंट आप क्या करोगे कि यहाँ पे आपने सबसे पहले तो पस को ड्रेन करना है, ठीक है, पूरी एब्सेस को यहाँ से रिमूव करना है। तो आपने यहाँ पे एक इंसियन एंड ड्रेनेज करनी है, और इंसियन आप ऐसे ही करोगे कि इंसियन देने के बाद ना 2 to 3 डेज़ तक आप जो है वो इंसियन को रोज़ डेली रीओपन करके ना उसको ड्रेन करोगे, ठीक है, ताकि जो भी सारा कुछ जो है ना वो आपने रिमूव करना होता है खुद एस्पिरेटर्स के ज़रिए, ठीक है, यहाँ से पूरा सक करना होता है। और इसके साथ साथ नेक्रोटिक पीसेज जो यानी नेक्रोस्ट पार्ट होते हैं ना सेप्टम के, वो भी रिमूव करने होते हैं। और फिर आप उसके साथ साथ एंटीबायोटिक्स भी दोगे ताकि जो रेजिडुअल इन्फेक्शन है ना वो ख़त्म हो जाए। और इसमें कॉम्प्लिकेशंस जो होती हैं सेप्टल एब्सेस में वो थोड़ी सी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती हैं, क्योंकि इसमें ये होता है कि एक तो आपके पास यहाँ पे डैमेज हो सकता है, परफोरेशन क्रिएट हो सकती है। उसके अलावा आपके पास जब डोर्सम ऐसे नेक्रोस्ट भी हो सकता है, ठीक है, सॉरी, आपके पास जो सेप्टम है वो नेक्रोस्ट हो सकता है। और जब आपके पास जब सेप्टम की नेक्रोसिस हो जाएगी या सेप्टम में परफोरेशन हो जाएगी तो जो आपके पास डोर्सम होता है ना वो बेसिकली डिप्रेस्ड होता है, ठीक है, डोर्सम डिप्रेस्ड हो जाएगा तो आपके पास इसकी वजह से सैडल नोज बन सकती है, या सुप्राटिप डिप्रेशन जिसको हम कहते हैं वो भी हो सकता है, ठीक है, यानी नेजल डोर्सम आपका इवेंचुअली डिप्रेस हो जाएगा। और जो बोर ख़तरनाक वाली जो ज़्यादा मोस्ट डेंजरस इसकी कॉम्प्लिकेशन होती है ना वो ये होती है कि आपके पास, आपको पता है कि ब्रेन के अंदर जो होती है ना क्रेनियल कैविटीज़, उनमें ड्यूरल वीनस साइनसेस होते हैं, तो उसमें से एक साइनस होता है केवर्नस साइनस। ये केवर्नस साइनस जो होता है ना बेसिकली इसमें आपके पास वेन्स जो है ना वो जाती हैं डिफरेंट एरियाज़ की, ठीक है, फेस के, ख़ास तौर पे अगर मैं ऐसे फेस बना लूँ ना तो आपके पास ये पूरी नोज़, ठीक है, और ये जो अपर लिप का एरिया होता है अपर एंगल्स तक, ठीक है, इतना इतना एरिया, ये सारा जो होता है ना वो ड्रेन हो रहा होता है केवर्नस साइनस में। तो अगर इस जगह में इतनी बड़ी इन्फेक्शन की जो है वो पूरी एब्सेस प्रेजेंट है तो उस एब्सेस से क्या होगा कि जो बैक्टीरिया होगा वो केवर्नस साइनस में चला जाएगा, और जब यहाँ पे केवर्नस साइनस इन्फेक्ट हो जाएगा तो या तो यहाँ पे थ्रोम्बोसिस डेवलप हो सकता है, और इवन कहते हैं कि ये ब्रेन में भी जा सकती है, तो आपके पास मेनिंजाइटिस भी इसकी वजह से हो सकता है। तो ये आपके पास होंगी इसके साथ कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है, एब्सेस। एब्सेस की डिस्कशन के बाद हम थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं जी सेप्टल परफोरेशन पे। सेप्टल परफोरेशन नाम से पता चल रहा है कि सेप्टम के अंदर बाकायदा आपके पास जो है वो एक होल क्रिएट हो गया है, एक परफोरेशन डेवलप हो गई है। तो ये क्यों डेवलप होती है? मोस्टली तो ये आपके पास कहते हैं इसके डिफरेंट कॉजेज़ होते हैं। सबसे पहले आप ट्रॉमेटिक कॉजेज़ देखते हो। ट्रॉमेटिक कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं कि आपके पास फॉर एग्जाम्पल कोई नोज़ पिकिंग किसी ने ज़्यादा एक्सेसिवली कर ली, ठीक है जी, या हार्शली, या फिर आपके पास कोई एक्सीडेंट था जिसकी वजह से डैमेज हो गया, सर्जरी में आपके पास कोई SMR या सेप्टोप्लास्टी का ऑपरेशन हुआ, उसमें आपके पास सेप्टम जो था उसमें परफोरेशन प्रोड्यूस हो गई, या फिर आपके पास ऑर्नामेंट्स के लिए खुद किसी ने सेप्टम में भी, लोग बाजुकात इतने ज़्यादा फैशनेबल होते हैं कि वो सेप्टम में भी जैसे पियर्सिंग करा लेते हैं, ठीक है, तो ये आपके पास हो सकता है। उसके अलावा आपके पास क्या चीज़ें हो सकती हैं, कुछ आपके पास होती हैं लाइक पैथोलॉजीज़ होती हैं डिफरेंट, ठीक है जी, जिसमें आपके पास इन्फेक्शंस वगैरह डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से इन्फेक्शंस, फॉर एग्जांपल किसी को आप ले लो सेप्टल एब्सेस थी पहले से प्रेजेंट, ठीक है, उस सेप्टल एब्सेस ने वहाँ पे परफोरेशन कर ली, या फिर उसकी हम एक इन्फेक्शन आगे चल के पढ़ेंगे बेसिकली, उसमें आपके पास क्या होता है कि जो है वो नीजल माइसिस या फिर मैगट्स, ठीक है, उसने कहा यानी जो बेसिकली आपके पास फ्लाइज होती है ना उनकी जो लार्वा स्टेज होती है वो यहाँ पे इन्फेक्शन कर लेती है, बहुत बुरा सा इन्फेक्शन होता है, उसकी वजह से परफोरेशन डेवलप हो जाती है। या कोई फॉरेन बॉडी प्रेजेंट होती है जब नोज़ में फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो वो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन की वजह से पूरा सेप्टम को परफोरेट करवा देती है आपके पास। या फिर ग्रेनुलोमैटस डिजीज़ होती हैं जिनमें ग्रेनुलोमाज होती हैं, या क्रॉनिक इन्फेक्शंस होती हैं, लॉन्ग स्टैंडिंग TB, सिफिलिस, लेप्रेसी, वो सेप्टम को पूरा डैमेज कर लेते हैं। या वेजिनस ग्रेनुलोमेटोसिस जो है वो आपके पास एक अर्थराइटिस होता है, यानी बेसिकली इन्फ्लेमेशन कंडीशन होती है, वो यहाँ पे इन्वॉल्व कर लेती है, तो उसकी वजह से भी परफोरेशंस डेवलप हो जाते हैं। तो आपको ये मेन चीज़ें पता होनी चाहिए पैथोलॉजीज़ में, ठीक है। फिर कुछ आपके पास ड्रग्स ऐसे होते हैं, ड्रग्स कौन कौन से, फॉर एग्जांपल आपके पास कहते हैं कि ये बात इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे आपको एक ड्रग मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास कोकीन। कोकीन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? बेसिकली
आपने फॉरेंसिक में भी स्टडी किया होगा कि जो कोकेन होता है ना, बाज़ों का जो लोग कोकेन अब्यूज़र्स होते हैं या हैबिचुअली कोकेन लेते हैं, तो उनके पास कोकेन को ना बेसिकली हमारे पास कंज्यूम करने का एक रूट होता है कि वो इसको नोज़ के अंदर ना उन्होंने रखी हुई होती है ऐसे, बस जैसे लोग मतलब मुख्तलिफ नशे कर रहे होते हैं तो वो इसके अंदर ना बस रख लेते हैं और वो फिर इसको क्रॉनिकली मतलब बैठे हुए सूंघते रहते हैं ना, ये उनका तरीका होता है। तो उसमें क्या होता है कि जो कोकेन वो होते हैं ना अब्यूज़र्स, उनमें जो है ना ये सेप्टल परफोरेशन हो जाती है जब कोकेन वहाँ पे बहुत अरसे तक रखते हैं, तो ये होता है। उसके अलावा नेज़ल एलर्जी के पेशेंट्स होते हैं, उनको स्टीरॉइड ड्रॉप्स दे रहे होते हैं, वो ड्रॉप्स आहिस्ता आहिस्ता स्टीरॉइड क्या करता है कि वही इसको डैमेज करना शुरू कर देता है। या फिर आपके पास कहते हैं कि कुछ बेसिकली ऐसी ऑक्यूपेशनल जो है वो एक्सपोयर्स होते हैं कुछ चीज़ों के, लाइक फॉर एग्जांपल लोगों को क्रोमियम हो सकता है, डाइक्रोमेट्स हो सकते हैं, आर्सेनिक हो सकते हैं, या डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं जो कि फिर आपकी नोज़ में परफोरेशन कॉज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट वाले थे। उसके अलावा कुछ परफोरेशन इडियोपैथिक होती हैं कि वी डोंट नो द कॉज, ठीक है, कि ये परफोरेशन है या जो कुछ भी हमें उसके बारे में नहीं पता कि वो परफोरेशन क्यों हो रही है। सो कमिंग टू द क्लिनिकल फीचर्स के पेशेंट किस चीज़ के साथ प्रेजेंट करेगा। अब पेशेंट की ज़ाहिर बात है नोज़ है, उसमें इतनी बड़ी परफोरेशन है तो उसमें कोई ना कोई फीचर तो इंपॉर्टेंट वाले होंगे। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ आपके पास क्या होती है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ। एक तो होती है विस्लिंग साउंड। विस्लिंग साउंड ये है कि आपके पास जो साउंड होती है ना, रेजोनेटिंग चैम्बर होता है ना नोज़, तो अब नोज़ ज़ाहिर बात है उसके अंदर परफोरेशन है तो वो रेजोनेंस उस तरीके से प्रोड्यूस नहीं करता, उसमें डिस्ट्रप्शन आती है क्योंकि साउंड इधर उधर जा सकती है इस ओल के थ्रू, ठीक है। तो विस्लिंग साउंड्स बेसिकली पेशेंट एक तो प्रोड्यूस कर रहा होगा, दूसरा इस परफोरेशन की वजह से यहाँ पे क्रस्टिंग डेवलप होती है, ठीक है जी, यानी ड्राई से क्रस्ट से यहाँ पे डेवलप हो जाते हैं म्यूकोजा के, ठीक है। और जब उसको पील करते हो ना तो साथ में पेशेंट को एपिस्टेक्सिस भी होता है, ठीक है, परफोरेशन की वजह से। तो ये 3 फीचर्स जो हैं वो पेशेंट मोस्टली प्रेजेंट कर रहा होता है। जब हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं तो ट्रीटमेंट हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो सारी पैथोलॉजीज मैंने आपको बताई ना, पहले आप देखोगे कि ये हो क्यों रहा है। अगर किसी ड्रग की वजह से हो रहा है तो वो ड्रग स्टॉप करोगे, ठीक है जी। आप उसकी बायोप्सी लोगे कि कोई ग्रैनुलोमा वगैरह तो नहीं है वहाँ पे, या कोई भी हो सकता है कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन हो तो उस इन्फेक्शन का आपने ट्रीटमेंट करना है, ठीक है जी। कोई ट्रॉमा था, कोई फ्रैक्चर था, उसको रिप्लेस करने की कोशिश करनी है, सबसे पहले तो आप ये करोगे। देन दूसरी बात आप क्या करोगे कि आप परफोरेशन देखोगे कि परफोरेशन बड़ी कितनी है। अगर आपके पास एक छोटी सी स्मॉल परफोरेशन है तो उसमें आप सिंपली क्या करोगे कि प्लास्टिक सर्जरी अप्रोच यूज़ करोगे, यानी आप जो है वो उसके अंदर एक छोटा सा इम्प्लांट लेके लगा दोगे। लेकिन अगर परफोरेशन जो है वो स्मॉल नहीं है बल्कि लार्ज परफोरेशन है, तो लार्ज परफोरेशन को आपको ऐसे डील करना है कि सबसे पहले तो आपने उसमें क्रस्टिंग प्रिवेंट करनी होती है, ठीक है जी, कि उसमें क्रस्टिंग कम से कम हो। उसके लिए आप उसको डिफरेंट ड्रग्स दोगे, ऑइंटमेंट्स दोगे, ठीक है, ताकि आपके पास जो है वो लार्ज परफोरेशन में क्रस्टिंग ना हो। और उसके बाद आप क्या करते हो कि बेसिकली उसको एक जो है वो बटन दे देते हो, ठीक है, जिसको हम सिलास्टिक बटन कहते हैं, जो वो वहाँ पे जो है ना लार्ज परफोरेशन के अंदर वो रख लेता है, ठीक है, ताकि जो विस्लिंग है या जो भी प्रॉब्लम्स है ना वो पेशेंट को कम से कम हो। ओके जी, थैंक यू। तो इसके साथ ये वीडियो आपके पास ख़त्म होती है।